अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, एल्गी और इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो लाइट को कैप्चर करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट बनती है। ये सारा रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये डेफिनेशन और इक्वेशन आपके बुक के पेज नंबर 121 पे लिखी हुई है। आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है और इक्वेशन को अच्छे से अपने माइंड में रखना है विद डेफिनेशन। ये आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें आपने इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की। बिल्कुल ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स कैरी फोटोसिंथेसिस, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं आपसे, विच ऑर्गेनिजम्स कैरी फोटोसिंथेसिस, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कौन सा सेल में ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। द ऑर्गेनिक फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आप लोगों के बुक के पेज नंबर 121 पे लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस टॉपिक पे बिल्कुल स्टार्ट पे फर्स्ट टू लाइंस में लिखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज chloroplasts are the sites of photosynthesis in eukaryotes. They contain pigments which absorb sunlight and convert it into chemical energy for photosynthesis. अब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल के अंदर होता है, और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। यही पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट कैप्चरिंग के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म और फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है। सबसे पहली फेज है इसमें लाइट रिएक्शन, एंड देन सेकंड फेज है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डायग्राम दी है, डायग्राम में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है और स्ट्रोमा क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इस डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया गया है। डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है एक स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ स्टेक्ड मेम्ब्रेन्स हैं जिनको थाइलाकोइड कहा जाता है, और ये जो एक बंच है, जो एक ग्रुप बना हुआ है थाइलाकोइड का, इसको कलेक्टिवली ग्रेना कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में ग्रेना और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को थोड़ा उन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। ग्रेना, ग्रेनम स्टेक ऑफ थाइलाकोइड्स, काफी सारी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स जब स्टेक हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसको ग्रेना कहते हैं, और इसको एक मेम्ब्रेन को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे कि डायग्राम में इसकी लेबलिंग की गई है। इस स्लाइड में कुछ ऐसे रिएक्शन दिए गए हैं जो आपको लाइट रिएक्शन को समझने में हेल्प देंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले है वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन। जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उससे हाइड्रोजन आयन बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाफ यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाया गया है और H2O दिखाया गया है। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन आयन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन किस तरह से हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। एज यू नो कि जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। तो जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये दोनों रिएक्शन आपने अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि ये हमें आगे जी स्कीम और लाइट रिएक्शन को समझने में हेल्प देंगे। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एटीपी,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसके रिजल्ट में एटीपी तो बनेगा ही। और एक और मॉलिक्यूल है जो आप लोगों ने पहली दफ़ा पढ़ा है, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये भी इसी रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है। 1 NADPH जो है वो बराबर होता है 3 ATP मॉलिक्यूल के। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसे 3 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। लाइट रिएक्शन को रीड करने से पहले सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डायग्राम में सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन आयंस। ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया है कि हाइड्रोजन आयन जब जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जो है आयन में किस तरह से कन्वर्ट होता है ये रिएक्शन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से ये 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल पे जाएंगे और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे तो ये इनका जो एरो है जो आपको अपवर्ड मूव होता नजर आ रहा है, अपवर्ड एक एरो बना हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, वो इसका एनर्जी लेवल शो कर रहा है। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, लाइट एनर्जी को, तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब वो हाई एनर्जी लेवल पे चले गए हैं। जब ये वापस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आएंगे आफ्टर तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये अपनी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह वापस, मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर वापस आ रहे हैं, तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, वही एनर्जी जो ये रिलीज करेंगे जो इन्होंने एब्सॉर्ब की थी वो एटीपी बनाने में काम आ जाएगी एंड देन ये वापस अपने लो एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। देन अगेन ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन इनको वापस एब्सॉर्ब कर लेगा और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन की रिडक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन NADP के साथ रिएक्ट कर लेगा और NADPH बना देगा, एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। इस तरह से इस प्रोसेस के अंदर ATP और NADPH बनेंगे। अब हम इसको रीड करते हैं और इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH। अब लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो ATP और NADPH बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहला इसका जो स्टेप है उसमें व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल इन्हें रिलीज कर देता है, क्लोरोफिल से बाहर आ जाते हैं। The high energy electrons are passed to an electron transport chain. अब ये high energy electrons electron transport chain से गुजरते हैं. In this chain, when electron passes from high to the lower energy level, they release energy which is used to produce ATP. अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल तक आते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं और वही एनर्जी ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि लाइट ऑल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल। लाइट क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल की भी ब्रेक डाउन करती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में एज बाय प्रोडक्ट बनती है एंड गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल एंड बिकम हाइड्रोजन आयन। अब जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और बिकम हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन बन गए हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब ATP के प्रोडक्शन के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो पहले स्टेप में क्लोरोफिल से निकले थे एंड हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर मूव्स टू रिड्यूस NADPH, और वाटर मॉलिक्यूल से जो 2 हाइड्रोजन आयन निकले थे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल से निकले थे एंड 2 हाइड्रोजन आयन जो वाटर मॉलिक्यूल से निकले थे, अब वो दोनों लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, NADPH पी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होंगे और NADP रिड्यूस होके NADPH बना देगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।